गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे के लिए 90 दिन की एक सीरीज, 3 उसके पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अंदर हमने स्टार्ट किया था मेंसुरेशन 3D। मेंसुरेशन 3D के वैसे तो बहुत कम सवाल देखने को मिले हैं रेलवे में, लेकिन फिर भी ये आपका सिलेबस का पार्ट था। जैसे अपना पहला सेशन था तो उसके अंदर मैंने एक एक बात आपके सामने रखी थी और ये डिस्कस किया था कि रेलवे का एक्चुअल में क्या सिलेबस है, हमको क्या क्या बातें पढ़नी है, किस हिसाब से अपने पैटर्न चलेंगे। तो जिस दिन मैंने टेलीग्राम के ऊपर ये स्टार्ट की थी सीरीज, उसी दिन मैंने एक PDF भी सेंड की थी। उसमें आपको ये बताया था कि 90 दिन के अंदर हमें क्या पढ़ना है। उसमें लेक्चर्स का डिवीजन था कि पहले दिन ये चलेगा, दूसरे दिन ये चलेगा, तीसरे दिन ये चलेगा। तो आप उस PDF को अपने पास रखें, जिससे आपके एक तो ये डाउट खत्म हो जाएंगे हमेशा के लिए कि सर ये चैप्टर कब होगा, ये वाला चैप्टर कब होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं भाई अपना आज का सेशन। 90 दिन है। कम से कम जो बच्चे नए भी हैं स्टडी IQ के ऊपर अभी, तो वो भी एटलीस्ट 10 से 15 दिन इन सेशंस को देखें। आप अपने आप में खुद में एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट महसूस करेंगे। उसके बाद मेरे ख्याल से आपको इन चीजों की नीड नहीं पड़ेगी कि हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए इस टीचर से। सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखें यहां पर, देखना जरा मेंसुरेशन 3D। इसमें हमने क्या पढ़ लिया भाई अब तक हमने इसमें पढ़ लिया कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम, कि जो आयतन होता है उसका कॉन्सेप्ट होता है। कुछ बच्चे क्या है फॉर्मूलों का रट्टा मारते हैं, लेकिन पहले ही सेशन के अंदर सबसे पहले मैंने इसी बात को एक्सप्लेन किया था कि ये जितने भी फॉर्मूले आपके सामने, चाहे वो क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, सिलेंडर हो, कोन हो, स्पेयर, हेमिस्फेयर, पिरामिड, प्रिज्म, इन सब के जो वॉल्यूम के फॉर्मूले हैं, किसी भी फॉर्मूले को रटने की नीड नहीं होती है। वहां पर मैंने आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके दी थी कि असल में इनका ये कॉन्सेप्ट होता है। इस छोटी सी बात को अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो आपका काम चल जाता है। हमने यहां तक क्या पढ़ लिया भाई? हमने अभी कंप्लीट कर लिया अपना हेमिस्फेयर, स्पेयर, क्यूब, क्यूबॉइड। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे यहां पर सिलेंडर को और प्लस में कोन को। चलिए भाई, अगली बात सबसे जरूरी, आपको दिख रहा होगा यहां पर टेलीग्राम जैसे व्हाट्सएप और फेसबुक है, इसी टाइप की एक आपकी ऐप होती है। जनरली आजकल इसका यूज ज्यादा होता है। रीजन क्या है? PDF वगैरह सेंड की जा सकती है एक ही साथ, इसके अंदर कुछ अच्छी बातें भी हैं। तो इस वजह से इसके ऊपर टेलीग्राम अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो टेलीग्राम को इंस्टॉल करें। टेलीग्राम के जस्ट राइट साइड में आपको एक सर्कल जैसा दिख रहा होगा, वो सर्च का ऑप्शन है। वहां पर जाएंगे, वहां जाकर के आप टाइप करें वासु स्टडी IQ, तो आपको एक टेलीग्राम का चैनल मिलेगा। इस चैनल को ज्वाइन करें। रीजन क्या है? इसी चैनल के ऊपर आपको PDF भी प्रोवाइड की जाती है, प्लस में जो इंपॉर्टेंट आपके नोट्स होते हैं एग्जाम रिलेटेड वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं। प्लस मान लो किसी दिन आपने क्लास मिस कर दी, वैसे तो डेली 6 बजे आपकी क्लास होती है, तो थोड़े से सीरियस रहें इन चीजों को लेकर। मान लो किसी दिन क्लास आपने मिस कर दी, अब वो क्लास आपको नहीं मिल रही है, तो ऐसा करें टेलीग्राम चैनल पर जाएं। जैसे ही आप स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे तो आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। नीचे क्या है भाई? नीचे एक दूसरी बात आपकी वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप। ये स्टूडेंट्स के लिए एक डाउट ग्रुप क्रिएट किया गया है, जिससे आप अपने एग्जाम रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, बशर्ते वो एग्जाम रिलेटेड हो, यहां पर आप सेंड कीजिए, आपको जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई मिल जाएगा। अगली बात, ये मैंने आपको एक टेबल बताई थी कि मेंसुरेशन में ये नजरिया बहुत कम बच्चों के, या मान के चलो कि बहुत रेयर बच्चे के पास ये नजरिया होता है। रीजन क्योंकि वो उस नजरिए से देख ही नहीं पाता जिस नजरिए से टीचर एक बात को अंडरस्टैंड करता है। तो ऑल ओवर मैंने कंक्लूजन ये निकाला है मेंसुरेशन का, कोई भी एग्जाम हो अगर उसके अंदर मेंसुरेशन आती है, उसमें सर्कल का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ये टेबल आपको आनी चाहिए। अब ये टेबल क्या है भाई? अभी ये सवाल मत पूछना, क्योंकि पहला जो अपना वीडियो था, जो अपनी क्लास 1 थी, उसके अंदर इस चीज को मैंने एकदम डिटेल में डिस्कस किया था। प्लस में इस टेबल पर बेस्ड कैसे कैसे सवाल बनते हैं वो सारी की सारी चीजें आपको बताई थी। भविष्य में हम कुछ पार्ट और पढ़ेंगे, जैसे सर्कल का पार्ट है ज्योमेट्री के अंदर, उसमें भी इस चीज का अच्छा खासा अपना रोल रहेगा। तो ये टेबल आपको याद करनी है।
आज का जो हमारा सेशन है वो बेस्ड रहेगा अपना सिलेंडर और कोन पर। सिलेंडर का मतलब बेलन और कोन का मतलब आपका शंकु। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तरीका वही रहेगा, पहले थ्योरी को अंडरस्टैंड करते हैं, थ्योरी जब आपको समझ आ जाएगी तो उसके बाद क्वेश्चंस। तो सबसे पहली हेडिंग आप लगाएं सिलेंडर। सिलेंडर या फिर बेलन। बेलन की आकृति से मेरे ख्याल से हर बच्चा परिचित है, ठीक है। अब उससे मत कंपेयर करना, जो गैस का सिलेंडर होता है या घर के अंदर जो बेलन होता है वो दोनों ही चीजें इसके साथ मैच नहीं खाती हैं। तो सिलेंडर कैसी आकृति होगी भाई? सिलेंडर एक ऐसी आकृति होगी जिसके नीचे भी एक आपका सर्कल होता है और इसके ऊपर भी आपका एक सर्कल होता है। अब नीचे वाला जो सर्कल है उसकी अगर रेडियस आपकी r होगी तो जायज सी बात है भाई, सेम टू सेम ये ऊपर तक ऐसा ही है, तो ऊपर वाले सर्कल की भी रेडियस क्या होगी आपकी, यहां से r लिखा जा सकता है। ऊंचाई मैंने दे दी यहां से h। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम मेरे ख्याल से आपको मैंने बताया था कि जब भी कभी आकृति नीचे से ऊपर तक एक जैसी होती है तो आयतन लिखा जाता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। बेस एरिया लिखोगे उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो बेस एरिया क्या भाई, एक आपके पास सर्कल है तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर और इनटू में हाइट h। अब यहां पर स्टार मार्क कर देना, ये जो पार्ट है ये कहां से निकला है भाई, ये वाला जो अपना पार्ट है वो टेबल से निकल रहा है। कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें टेबल का यूज होता है। टेबल अगर आपको याद है तो आप मान के चले, पीछे भी मैंने कई एग्जाम्पल बताए थे कि एक बच्चा सिर्फ कैलकुलेशन ही कर रहा है और आप टेबल का यूज करके कुछ ऐसे सवाल थे जिनको माइंड में खत्म कर देते थे। जिस सवाल को एक बच्चा 30 से 40 सेकंड में कर रहा है वो सवाल आप माइंड में भी कर सकते हैं। हर सवाल तो नहीं पॉसिबल होगा, लेकिन बहुत जगह ऐसी संभावनाएं बनती हैं, आगे भी बनेंगी, तो मैं साथ साथ आपको हर चीज बताते हुए चलूंगा। चलो भाई, इसके बाद इसका जो बेस एरिया है, इसके बाद इसका आधार का जो क्षेत्रफल है, बेस एरिया वो आपके पास क्या है, एक सर्कल पाई आर स्क्वायर, और इसका जो टॉप का एरिया है, टॉप मतलब इसका शीर्ष, वो भी आपका क्या है भाई, पाई आर स्क्वायर लिखा जा सकता है, एक सर्कल। अब ये जो घुमाव वाला एरिया है, इसने कर्व ले रखा है इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। टर्म्स अपनी ये वाली काम में ली जाएंगी क्योंकि इनको हर बच्चा प्रीफर करता है, समझ भी लेता है। हिंदी में भी मैं साथ साथ बोलते रहूंगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ का आपका क्षेत्रफल। ये कैसे निकाला जाए, तो थोड़ा सा बात को आप अज्यूम करना। देखो, जैसे एक रैंडम मैं मानता हूं कि जैसे आपको ये दिखने में कैसा लग रहा है, दिखने में ये आपको एक सिलेंडर जैसा लग रहा है। अब इसके अंदर अगर आप गौर से देखोगे ये खाली है, ये वाला सर्कल था इसको मैंने मान लो अलग हटा दिया, ये वाला जो सर्कल था इसको भी मैंने यहां हटा दिया। क्लियर? कोई मुझसे कहे कि ये जो सरफेस आपको पूरी की पूरी दिख रही है इसका एरिया क्या होगा, तो आपकी एक तो इमेजिनेशन थोड़ी सी ठीक हो, इमेजिनेशन की भाई जब ये सिलेंडर खुलेगा तब ये सरफेस कैसी दिखेगी। तो जैसे ये खुलता है तो आपने क्या देखा भाई, ये एक आयत की तरह आपको दिखता है, रेक्टेंगल की तरह दिखता है। फिर से देखना, जैसे ही इस पृष्ठ को आप इस पृष्ठ के साथ अटैच कर देते हैं, जैसे ही आप इस पृष्ठ को इस पृष्ठ के साथ अटैच करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा एक सिलेंडर। क्लियर है? अब आपने ये बात तो समझ ली कि जब भी कभी इस आकृति को आप खोलेंगे तब ये आपको कैसी दिखेगी, एक आयत के जैसी। ये आपका क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल लिखा जा सकता है। अगर आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में पता है तब तो कोई समस्या नहीं है। तो देखो, सिलेंडर ऐसा था, ये क्या थी, इसकी ऊंचाई। आपने इसको खोल दिया, आपने इसको खोल दिया तो इसका मतलब ये जो लेंथ थी आपकी, ये वाली h चल रही थी तो ये तो h हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाली यहां पर जो लेंथ है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपका जवाब होगा कि पहले ये कैसा था, सर्कल के जैसा। क्लियर है? नीचे वाला पार्ट आपका वृत्ताकार था, त्रिज्या क्या थी इसकी, r थी। तो ये पूरी की पूरी जो लंबाई है ये वृत्त की क्या है आपकी, परिधि, सरकमफेरेंस कह सकते हो या पेरीमीटर कह सकते हो। क्लियर? इसकी वैल्यू क्या होगी भी, 2 पाई आर। जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो ये 2 पाई आर क्या हो गया, सीधे सीधे यहां पर चला गया। तो आप कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यू क्या है आपकी, 2 पाई आर लिखा जा सकता है। चलो भाई,
तो इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आ गया, लंबाई गुणा में चौड़ाई, 2 पाई आर इंटू में एच। टोटल सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा भाई, बेस का एरिया होगा, टॉप का एरिया होगा और कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। सबको जोड़ दो। सबको जब आप ऐड करेंगे तो थोड़ा सा गौर करना, यहां पर ये ऐड होकर के क्या बनेगा, 2 पाई आर स्क्वायर। इसको आप 2 पाई आर एच में ऐड करोगे तो ऐसा कर लो भाई, या तो सीधे सीधे अंडरस्टैंड कर लो भाई, एक नीचे का सर्कल है और एक आपका ऊपर का सर्कल है, 2 गुणा एक सर्कल का एरिया और प्लस के अंदर क्या लिख सकते हो आप, 2 पाई आर इंटू में एच। अब इमेजिनेशन में चीजों को रखोगे तो ये रटनी नहीं पड़ेंगे, ठीक है। इतना डेप्थ में क्यों पढ़ रहे हैं भाई, देखो ये बैच चल रहा है अपना रेलवे के लिए, इस बात को हमेशा ध्यान में रखा करें। तो देखने को एसएससी का स्टूडेंट देख ले, कोई समस्या नहीं है। जैसे मेंसुरेशन मान लो उसका इतना ठीक ठाक नहीं है तो बेसिक तो यहां पर कवर होंगे, और बाकी किसी भी एग्जाम की मान लो वो तैयारी कर रहा है, स्पेशली जो आपकी स्टेट एग्जाम्स होती हैं, पटवारी हो गया, ग्राम सेवक हो गया, जेल प्रेरी हो गया, उनका मैथ्स भी मैं साथ साथ ही आपका तैयार करवा रहा हूं। रीजन क्या है कि जैसा सिलेबस आपका रेलवे का होता है, हूबहू वैसा का वैसा ही सिलेबस आपका अदर एग्जाम्स का भी होता है, तो डिटेल में चीजों को लेकर के चलना पड़ेगा। और जितने भी संभव होते हैं सवाल, जैसे पिछला भी सेशन था, 1-2 बच्चे के कमेंट आए थे कि सर लेवल को मत बढ़ाओ, तो आप या तो ऐसा हो सकता है कि भाई मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे, कि टीचर की बातों को ध्यान से सुनना भी पढ़ाई का एक तरीके से एक इंपॉर्टेंट पार्ट मान सकते हो। रीजन क्या है कि भाई जब भी कभी क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाया जाता है, जब भी कभी क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाया जाता है, तब मैं आपको ये बात मेंशन कर देता हूं कि देखो भाई अपनी जो क्लासेस चल रही हैं वो रेलवे के लिए चल रही हैं, और इस टाइप का सवाल मेरे हिसाब से रेलवे में नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि ये बड़े ही कैलकुलेटिव किस्म के और अजीब से इनमें कॉन्सेप्ट काम करते हैं। क्लियर है? तो आपको कोई घबराने की नीड नहीं है। क्या फर्क पड़ जाएगा, एक बात बताओ, या तो ऐसा कर लेते कि मैं 1 घंटे की क्लास लेता, सबसे पहले जैसे मान लो यही पार्ट अपने को पढ़ना था, आया सिलेंडर हेडिंग डाली, फॉर्मूले लिख दिए सारे के सारे, अरे वो किताबों में भी लिखे पड़े। क्लियर है? अब ये एक्स्ट्रा नई चीज कौन बताएगा, अब वो किताब में देख करके ही कर दो, फिर समस्या क्या है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब आपके अंदर, या तो मैं ये चाह रहा हूं कि बच्चा रटने वाली जो चीज है उसको छोड़ने की कोशिश करे, मैथ्स को भी समझा जा सकता है। अब बच्चे सोचते हैं कि हर फॉर्मूले को रटना पड़ता है, देखो कुछ चीजें हैं उनको याद करना पड़ेगा, लेकिन कुछ तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, कुछ आपकी इमेजिनेशन है। तो वही मेरा प्रयास रहता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या स्टेट के किसी भी कांस्टेबल लेवल की भी कोई तैयारी कर रहा है बच्चा, उसमें अगर आपका मैथ्स का छोटा मोटा ही पार्ट भले ही आए, वो देखे तो उसे भी ये चीजें समझ में आ जाए। क्लियर? हाँ बिल्कुल। एसएससी को जब पढ़ाते हैं, बैंक पीओ को जब पढ़ाते हैं, सीडीएस के जब बच्चे को पढ़ाते हैं, पढ़ाने का तरीका एकदम डिफरेंट होता है। क्लियर? तो इन चीजों को धीरे धीरे बेसिक तरीके से समझे। रीजन यही रहता है कि 1 घंटे में या तो ऐसा कर लेते हम लोग कि इधर उधर की मैं आपको बात बता देता, हर सवाल के साथ आपको क्या पंप मारने स्टार्ट कर देता। पंप मारने का मतलब क्या होता है, हौबाजी करना, कि ये देखो ये गजब का सवाल है, ये रेलवे ने पूछा था, ये इसने पूछा था, ये ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अब भले ही आप क्या कर रहे हो, आपका फोकस किस पर, आपका फोकस कंटेंट पर नहीं है, आपका फोकस हमेशा कि टीचर क्या टॉक कर रहा है, टीचर क्या बातें कर रहा है, उस पर आपका फोकस रहता है, आपको खुशी भी मिलती है। अब समस्या ये हो गई कि भाई हवाबाजी जब पैरेलल में चलती है, इधर उधर की जब बात पैरेलल में चलती है, राजनीति की बात पैरेलल के अंदर चलती है। क्लियर है? तो इस टाइप की बातें करते रहो पैरेलल के अंदर, कि भाई अभी कश्मीर के अंदर कितना सेंसिटिव इश्यू चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, अब ये कंगना का क्या हुआ, रिया का क्या हुआ। अब आपको भी अच्छा लगता है कि हर सवाल के बाद ओहो ऐसी बात की जाए। मुद्दा ये है, उन चीजों से सिलेक्शन नहीं होता है। तो मैंने क्या कहा, लेवल जब भी बढ़ाता हूं मैं बच्चे को बता देता हूं कि भाई यहां लेवल बढ़ रहा है। पिछली क्लास में कितने सवाल किए थे भाई, मेरे ख्याल से पिछली क्लास में हम लोगों ने 20 या 25 सवाल के आसपास डिस्कस किए थे। क्लियर है? उद्देश्य मेरा यही रहता है कि हो सकता है कि भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सिंसियरिटी का लेवल ये उतना नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जिनको एहसास भी नहीं होता है। जैसे ये 2 GB का आपके सामने जो डेटा डेली रखा जाता है, इसका जो आप उपभोग करते हैं, ये आपको बेरोजगारी का एहसास नहीं होने देता है। तो ऐसी बहुत बड़ी भीड़ है, लाखों के अंदर है। आप सोच के देखो, 2.5 करोड़ के आसपास फॉर्म डले हैं,
लाखों में ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई लेना देना नहीं है। अगर उनको कोई ये कह दे कि ये सवाल 5 सेकंड में करवा देंगे, अगर उनको कोई ये कह दे कि ऐसा चमत्कार कर देंगे कि रेलवे में सिलेक्शन हो जाएगा, वहां उनका अटेंशन रहता है। सत्य ये है, इतिहास देख लो, वर्तमान देख लो, भविष्य भी देख लेना कि मेहनत से ही आपको सिलेक्शन निकालने पड़ते हैं। तो डेडिकेशन के साथ लगे रहें। और दूसरी बात, जो भी मैं आपको बात कहता हूं उसको ध्यान से सुना करें। आप ध्यान से सुनते नहीं है, पहले 2 सेशन देखे नहीं, फिर कमेंट करने स्टार्ट कर देते हो कि ये सर टेबल कहां से ले आए, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। अरे भाई, आपको पढ़ना है या आपको नहीं पढ़ना है? जैसे एक तो क्या होता है बच्चा जिसे पढ़ना है, और एक वो बच्चा जिसे पढ़ने का नाटक करना है। तो अगर आप उस नाटक को करना चाहते हैं तब तो क्या किया जा सकता है। बाकी खैर, समझदार तो हो आप। तो यहां से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इसका फाइनल कंक्लूजन याद ना रख पाए तो आप कह सकते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, शीर्ष का क्षेत्रफल और इसकी जो वक्राकार पृष्ठ है, कर्व्ड सरफेस एरिया है, उसका क्षेत्रफल। इसी को जनरली क्या होता है कि बुक्स में या फिर आप याद करने के हिसाब से और सिंप्लीफाई कर सकते हो। 2πr पूरे में से कॉमन आ गया और यहां से ब्रैकेट में r+h। ठीक है, आपकी एग्जाम के हिसाब से इससे भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन एसएससी वाले बच्चे को ये बात याद रखनी पड़ेगी। इसका एक यूज और ये भी रहता है कि कई बार देखो यहां पर 22/7 लिखा जाता है। क्लियर? त्रिज्या मान लो एक तरफ आपको यहां पर त्रिज्या दे दी 25 और ऊंचाई आपको दे दी 10। क्लियर? अगर आप इस सवाल को अलग अलग सोल्व करेंगे तो आगे जाकर कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। क्यों? 22/7 के साथ ना तो आपका r 25 कट रहा है, ना ही आपकी ऊंचाई h 10 कट रही है। लेकिन जैसे ही आप कॉमन लेते हैं ब्रैकेट में 35 बनता है, 22/7 में 7 की वजह से ये कट जाता है। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि मान लो एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाता है, ये फॉर्मूला लिख लें, कॉमन ले लें और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। तो ये जरूरी बातें आपकी थी सिलेंडर से जुड़ी हुई। सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा, प्लस में इसका टोटल सरफेस एरिया जो है वो कैसे निकाला जाएगा। चलो भाई, अगला जो अपना पार्ट है उसकी आप हेडिंग लगा लो, साथ साथ में सुंदर सुंदर नोट्स बनाया करो। कोण या फिर शंकु। अगली हेडिंग अपनी कोण या फिर शंकु। शंकु सभी की देखी हुई आकृति है और एक कॉमन सा एग्जांपल लें तो जैसे जोकर की टोपी जो होती है उस टाइप का आपका शंकु होता है दिखने के अंदर। इसके अंदर भी वही बातें हमें, सबसे जरूरी बात तो क्या, इसका भी वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, ये सारी चीजें तो आपको एटलीस्ट आनी ही चाहिए। देखना, अगर कोण की बात करें तो ये अपना हो गया कोण, कोण या फिर शंकु। आधार की त्रिज्या, ये क्या है भाई, आधार की त्रिज्या आपकी r, ये क्या है ऊंचाई h, और इससे कहा जाता है स्लांट हाइट या फिर स्लांट हाइट कहा जाता है, या फिर इसे हिंदी में कह सकते हैं आप तिर्यक ऊंचाई। अब देखो, एक तो इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जो पार्ट आपका बन रहा है ये क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि तिर्यक ऊंचाई क्या होगी भाई, आधार मान लो इसको, ये आपका लंब हो गया, तो अंडर रूट में पाइथागोरस आपने लगा दिया r² + h²। क्लियर? अब देखो, जैसे बात करें रेलवे के अंदर तो अपना इतना काम चल जाएगा, स्टेट लेवल पर भी चल जाएगा। कोई एसएससी का बच्चा देख रहा है तो उसे यहां पर ट्रिपलेट्स भी याद करने होते हैं अगर कैलकुलेशन फास्ट करनी है। ट्रिपलेट्स क्या भाई, जो समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जैसे 3 4 5 हो गया, 8 15 17 हो गया, 7 24 25 हो गया, इस टाइप से कई सारे बनते हैं। क्लियर? बनाने का तरीका भी होता है, तो एक बार डिस्कस वो नहीं करेंगे, वो जरूरी नहीं है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम या फिर आयतन क्या सिखाया था कि कोई भी आकृति जिसके अंदर एक झुकाव मौजूद होता है, जिसके अंदर स्लांट हाइट मौजूद होती है, तो वॉल्यूम क्या होता है भाई, 1/3 आधार का क्षेत्रफल, क्या है आधार में वृत्त, और गुणा में आपका क्या हो जाएगा ऊंचाई। तो यहां से वॉल्यूम वाली बात को लिखना है, बड़ा ही आसान है। अब बात को अंडरस्टैंड करना, इसका जो बेस एरिया है, इसका जो बेस एरिया है, इसका जो आधार है उसका क्षेत्रफल, आधार में आपको भी पता है ये क्या बनता है, एक सर्कल। ये बात भी ठीक है।
कंफ्यूजन यहां पर बच्चे को क्रिएट होता है कि लेटरल सरफेस एरिया, तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो थोड़ा सा मैं इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। असल में देखा जाए तो ये आपका शंकु है, क्लियर, ये शंकु हो गया। यहां से ऑब्जर्व करोगे ये स्लांट हाइट हो गई। इस बिंदु से सीधे सीधे नीचे वाले पार्ट के मिड को, सर्कल के सेंटर को मिला दोगे, वो ऊंचाई हो जाएगी, क्लियर है। नीचे का एरिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि सर्कल होता है। अब मुद्दा ये है कि इस सरफेस का एरिया कैसे निकाला जाए। अब सबसे पहले बच्चे को एक बात तो ये पता होनी चाहिए, मैं इस सर्कल को साइड में निकाल देता हूं, निकाल दिया, फिर मैं क्या करता हूं, कैंची लेकर के इसको कट कर देता हूं। जैसे ही मैं इसे पूरे को खोलूंगा तो कैसा दिखेगा, जरूरी ये बात है। तो इसके लिए क्या करता हूं, मैं एक छोटा सा पेपर देता हूं, देखना, अंडरस्टैंड करना। ये आपके पास क्या है भाई, ये आपके पास एक शंकु है, दिख रहा है एकदम शंकु की तरह। नीचे वाला सर्कल मैंने हटा दिया, क्लियर। जैसे ही आप इसे खोलेंगे तो ये क्या दिखेगा आपको, सर्कल का सेक्टर, किसी भी वृत्त का आप इसे त्रिज्याखंड कह सकते हैं। तो असल में देखा जाए जब ये मिला हुआ था तब तो ये ऐसा था, और जैसे ही आप इसे खोलते हैं तो ये आपको सर्कल का सेक्टर दिखता है। अब मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, कि मैंने ये मान लिया कि भाई ये मेरा पार्ट है, ठीक है, ये सेंटर है। अगर मैं सर्कल बनाता तो इससे थोड़ा सा ये छोटा बन जाता, ठीक। अब एक बात ऑब्जर्व करना, ये जो पार्ट है, जैसे इस बिंदु से इसका जो वर्टेक्स है, इस बिंदु से आप नीचे की जो परिधि आपको दिख रही है, यहां से यहां मिलाया, यहां से यहां मिलाया, यहां से यहां, यहां से यहां, हर जगह आप मिलाते चलो, तो आप कहोगे कि सर इस बिंदु से ये जो परिधि जा रही है यहां पर, किसी भी बिंदु पर आप मिला दोगे तो ये जो लंबाई है ये किसका काम करेगी, स्लांट हाइट का। तो जैसे ही आप इसे खोलेंगे तो यहां से यहां, 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 तो इसका मतलब ये क्या हो गया, स्लांट हाइट, ठीक है। ऐसे मुझे उम्मीद नहीं है कि एग्जामिनर आपसे जैसे जो मैंने आपको कहा था कि एक बच्चे ने वो पटवारी का पेपर भेजा था राजस्थान का, हाँ उनका स्तर ठीक है, बिल्कुल उन्होंने ठीक लेवल के सवाल पूछ भी रखे थे। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा कि ये सीधे सीधे उठा लो इसको करवा दो, नहीं, ये बात भी क्लियर करवा देता हूं, क्लियर। तो यहां से आपने क्या बात ऑब्जर्व की कि एक सर्कल का सेक्टर है जिसकी त्रिज्या कितनी है, r। अब देखना ये वाला जो पार्ट था, ये नीचे वाला जो पार्ट है, इसकी लंबाई क्या हो गई भाई, तो आप कहोगे नीचे वृत्त की ये सरकमफेरेंस है, सर्कल की सरकमफेरेंस, ये लंबाई पूरी की पूरी 2πr है। जैसे ही आप इसे खोल करके यहां रखोगे तो आप इस लंबाई को क्या कह सकते हैं, आप इस लंबाई को कह सकते हैं 2πr। अब छोटा छोटा कंक्लूजन, ठीक है भाई, जो एसएससी वाले बच्चे हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान से सुने इस बात को, क्योंकि उनके एग्जाम में ये सवाल पूछ लिए जाते हैं। देखो आपको कई बार क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या दिया जाता है, सेक्टर। क्या कहेगा, एक वृत्त है, उसमें से 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री, 120 डिग्री का सेक्टर काटा, उसको काट करके शंकु बनाया, क्लियर। तो आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ सकता है कि असल में देखा जाए तो ये एल क्या है, ये है आपकी वृत्त की त्रिज्या। वृत्त कौन सा भाई, ये आपकी है वृत्त की त्रिज्या जो आपने अभी बनाया। असल में मेरे पास क्या था, एक पूरा का पूरा वृत्त था, फिर मैंने क्या किया, उसमें से इस पार्ट को कट कर लिया, मैंने उसमें से इस पार्ट को कट कर लिया, इन दोनों को मैंने जोड़ा, जोड़ करके मैंने इसको यहां रखा तो ये बन गया। तो आप क्या कह सकते हो, असल में जो ये आपको वृत्त दे रखा था जिसमें से आपने एक त्रिज्याखंड काटा था, तो इस वृत्त की जो त्रिज्या होती है या फिर इस त्रिज्याखंड की जो त्रिज्या होती है, बाद में वो की वो बात कन्वर्ट होकर के किस में चली जाती है, स्लांट हाइट में। तो ये जो स्लांट हाइट है ये वृत्त की त्रिज्या भी है, और असल में देखा जाए तो ये शंकु की स्लांट हाइट भी है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी है, लिखा जा सकता है। तो कई बार क्या होता है भाई, ये सीधे सीधे सवाल आपसे पूछ लेता है, क्लियर। और क्या सवाल पूछ सकता है, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा क्योंकि इस चीज में जितनी भी थ्योरी है उसको मैं साथ ही कवर कर देता हूं, सवालों को भी समझाने की कोशिश करता हूं क्या क्या संभावना बनती है। देखो एक छोटा सा सवाल पागल बनाने के लिए ये भी पूछ लेता है कि जैसे एक आपके पास सर्कल है, क्लियर, आपको कहेगा एक वृत्ताकार शीट है
उसमें से क्या किया, 90 डिग्री का एक सेक्टर ले लिया। अब सेक्टर तो कैसा भी ले सकते हो। इस सेक्टर का प्रयोग करके इसने क्या बना दिया, इस सेक्टर का प्रयोग करके इसने एक शंकु बनाया। शंकु के तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये आया। एक बात बताओ, ये क्या था आपका, त्रिज्याखंड था, क्लियर है। और ये पूरा का पूरा अगर आप देखोगे तो ये क्या है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। जैसे ही आप इसे फोल्ड करोगे तो ये क्या होगा, इसका तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक इंपॉर्टेंट बात और निकली यहां से, क्या, कि जो आपका त्रिज्याखंड या सेक्टर का, त्रिज्याखंड या फिर मैं कह लेता हूं सेक्टर, त्रिज्याखंड या जो सेक्टर है, इसका जो क्षेत्रफल है वही आपका क्या है, लेटरल सरफेस एरिया। स्टार मार्क कर लेना। अब देखो टेबल पर बेस सीजीएल मेंस में भी ऐसे सवाल पूछे हैं बहुत बार। उसने क्या कहा है कि एक वृत्ताकार शीट है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर। उसमें से 90 डिग्री का एक सेक्टर उठाया गया, उस सेक्टर को यूज करके एक शंकु बनाया। शंकु का लेटरल सरफेस एरिया, दिमाग लगाना, टेबल के हिसाब से 14 की वजह से पूरा एरिया 616, लेक्चर नंबर 1 एक्सप्लेन किया था डिटेल में, 616। और सेक्टर 90 डिग्री का है तो सर्कल का चौथा हिस्सा, रिजल्ट क्या आ गया, 154। वर्बली ऐसे सवाल आप कर सकते हो अगर आपके पास समझ है तो, क्लियर है। आगे जितने भी सवाल होंगे ना तो मैं डायग्राम बनाऊंगा, मैं सीधे सीधे ये बात कहूंगा कि जो सेक्टर की त्रिज्या होती है वही शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है। रेडियस ऑफ द सेक्टर विल बी द स्लांट हाइट ऑफ द कोन, क्लियर। दूसरी बात, त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है वही इसके तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो आप क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ द सेक्टर विल बी द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, लिखा जा सकता है। चलो अब ये निकालें कैसे, निकालें कैसे भाई इसको। हमने जिस जमाने में पहली बार इसको देखा था 10th क्लास के आसपास, तो एक कॉमन सी एक्सप्लेनेशन चलती थी, इसको ट्राइंगल मान लिया जाता था, ठीक है। अब वो हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसको ट्राइंगल मान करके भी सोल्व करते हैं। थोड़ा सा देखना जरा, कई बच्चे क्या करते हैं कि जब इसे आप खोलेंगे तो ये बनेगा और ये वाली इसकी क्या करते हैं, वो तिर्यक ऊंचाई ले लेते हैं, इसको 2πr का नाम दे देते हैं और 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगा करके इसका πrl निकाल देते हैं। ये गलत है, क्लियर। असल में जो ऑथेंटिक सॉल्यूशन है वो ये होगा, बात को अंडरस्टैंड करना। क्या, देखो इस पूरे के पूरे वृत्त की, ये जो पूरा का पूरा आपका सर्कल है, इसकी सरकमफेरेंस या फिर परिधि क्या होगी, तो आप कहेंगे कि भाई रेडियस इसकी l है तो इसकी सरकमफेरेंस क्या होगी, 2πl, लिखा जा सकता है, क्लियर। इस पूरे की जो रेडियस इसकी l है, पूरे की सरकमफेरेंस या फिर परिधि क्या होगी, 2πl। अब एक बात बताना, 2πl ने कितना एरिया कवर कर रखा है खुद में। 2πl ने अपने अंदर पूरे के पूरे वृत्त को कंसीडर कर रखा है। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना भाई, πl², क्लियर। 2πl लंबाई की वजह से जो एरिया इसमें शामिल है वो कितना है, πl²। अगर मैं एक बहुत छोटे से पार्ट की बात करूं जिसकी लंबाई कितनी है, 1, इतनी सी, इसके पास कितना एरिया, तो आप कहोगे 1 की वजह से एरिया होगा वो πl² अपोन में 2πl, क्लियर। मान लो ये 100 सेंटीमीटर होता पूरा का पूरा, ठीक है, उसका एरिया ये होता। अब इसको मैंने क्या 100 कट लगा लिए तो 1 सेंटीमीटर की वजह से एरिया कितना आएगा, ये जितना भी है इसमें 100 का भाग, तो वैसे ही 1 का एरिया इस पूरे में इसका भाग दे दिया, क्लियर। आपको क्या चाहिए भाई, इस लंबाई ने कितना एरिया कवर कर रखा है, 2πr ने, तो ये देखो πl² अपोन में 2πl और इंटू में 2πr, लिखा जा सकता है। क्या गड़बड़ किया भाई, हाँ ठीक है। 2π से 2π कैंसिल आउट हो गया, 1l से 1l कैंसिल हो गया, πrl। दिखने में थोड़ी सी समस्या आ रही होगी, बात समझ गए होंगे। चलो अब मुद्दे की बात कर लेते हैं। देखो मुद्दे की बात इतनी सी है, ये चीजें समझानी थी मुझे, तो यहां पर जिस बच्चे को ये समझ करके करना है कि ऐसा क्यों हुआ, मैथ्स को क्या समझा भी जा सकता है या रटना ही पड़ता है, तो उनके लिए तो ये बात थी। एक मैंने आपको ढंग का सा वो पैटर्न बता दिया कि एग्जामिनर कई बार ऐसे बच्चे के साथ खेल जाता है, सवाल आसान होता है।
अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग में चीजें हैं तो वो सोल्व कर लेगा, अंडरस्टैंडिंग में चीजें नहीं है तो नहीं सोल्व कर पाएगा। रेलवे के हिसाब से बात कर लेते हैं। क्लियर? सिर्फ रेलवे की बात करें, स्लांट हाइट की वैल्यू याद रखोगे, वॉल्यूम ध्यान रखोगे, बेस एरिया ध्यान रखोगे, लेटरल सरफेस एरिया यहां लिख देता हूं। लेटरल सरफेस एरिया अभी अभी हमने क्या निकाला है, पाई आर एल, तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भाई, पाई आर स्क्वायर में पाई आर एल का एडिशन करोगे, या तो ऐसे लिख दो, या फिर थोड़ा सा आसान करना है तो आप ऐसा करो, पाई आर कॉमन ले लो और आर प्लस एल यहां से आप लिख दो, तो ये आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, बाकी और अदर एग्जाम है उनको भी थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं साथ साथ में, अगर संभव है तो। ठीक है, अगर उनको फोकस करना संभव नहीं होता तो बिल्कुल इन चीजों को हम लोग फोकस नहीं करते। तो ये सारी की सारी जरूरी बातें हैं। परसों मैंने एक पीडीएफ भी आपको सेंड की थी टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसके अंदर मैंने ये कहा था कि जो बच्चे सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वो इस पीडीएफ को ध्यान से देख लेना। ठीक है, और इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि उस पर बेस्ड ये मान के चलो बहुत सारे सवाल एग्जाम में आने वाले हैं। अब कुछ बच्चों ने कहा था कि सर इनकी जो थ्योरी आपने लिख करके दे दी उसका एक्सप्लेनेशन कहाँ मिलेगा, तो देखो जैसे मेंसुरेशन था उसमें, तो अगर आप इन क्लासेस को देख रहे होंगे तो आपको वहां का रीजन ऑटोमेटिक समझ आ गया होगा। चलो भाई, सवाल नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो सबसे पहला काम है आप इसकी लैंग्वेज को प्रॉपर मैनर में रीड करें। सबसे पहला काम इसकी लैंग्वेज को रीड करो, फिर डील करते हैं इस सवाल के साथ। देखो 51 में इसने क्या कहा, किसी बेलन के आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, बेलन का तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आपको मैंने क्या बताया था कि किसी भी सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर। खोलते ही रेक्टेंगल बना था 2 पाई आर और इनटू में क्या होता है, एच। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के आपके पास दो तरीके हैं। एक तो वो है कि जो जनरल बच्चा है वो इसको ऐसे डील करेगा, 2 गुणा में 22/7 और त्रिज्या आपकी कितनी है भाई, व्यास 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या आधी हो जाएगी और गुणा में ऊंचाई 16। ये पार्ट इससे कटा, ये पार्ट इससे कटा, 16 गुणा 2 आपका 32, 16 गुणा 2 32 और 3 35। ठीक है, टेबल नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, आप सवाल को ऐसे करें, एग्जाम में कोई बहुत ज्यादा टाइम का रोल है नहीं। दूसरा, जिन बच्चों को टेबल पता है तो उनको मैंने क्या कहा था कि जब भी कभी रेडियस आपकी 7/2 होगी, टेबल स्टार्टिंग में भी दिखाई थी, पहली क्लास में एक्सप्लेन भी की थी, तो उस केस में 2 पाई आर की वैल्यू आपने क्या लिखी थी, 22, और इसको ऊंचाई 16 से गुणा करना है, 16 गुणा 2 32, 16 गुणा 2 32 और 3 35। तो ये आप फर्क महसूस कर रहे होंगे कि बहुत कम बातें लिखनी है और उनको कम से कम में कट भी करना है। इधर कुछ नहीं है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई किया, आपका रिजल्ट आ गया। यही वैल्यू अगर और टिपिकल हो जाती तो ये तरीका बहुत आसान हो जाता, यहां फिर से मुश्किल आ जाती। और कोई बच्चा अगर माइंड में करना चाहता है तो सरकमफेरेंस 22 निकाली, 22 को 16 से गुणा कर दिया, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। दोनों ही तरीकों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 52, क्या कहा कि एक सिलेंडर है, इसकी जो ऊंचाई है उसकी परिधि से 4 गुना है और सिलेंडर का आयतन परिधि सी के पदों में आपको निकालना है। देखो, एक सिंपल सा लॉजिक मुझे बताना कि किसी भी बेलन का जब आप आयतन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई लिखा जाता है। आकृति नीचे से ऊपर तक एक जैसी है तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब इसने आपको क्या दिया, सिर्फ और सिर्फ कि भाई जो भी इसकी परिधि चल रही है उसका 4 गुना इसकी ऊंचाई हो गई। तो अगर मैं कहूं कि इसकी परिधि इसने दे भी रखी है, इसकी जो परिधि है वो कितनी है, सी, परिधि सी है, तो एक बात बचाओ, ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई भाई परिधि का 4 गुना कह रखा है ना। एक सिलेंडर की जो ऊंचाई है वो इसकी परिधि का 4 गुना है। क्लियर। अब
h की जगह तो 4c लिख देंगे, कोई समस्या नहीं है, लेकिन त्रिज्या की जगह क्या लिखोगे? क्योंकि आंसर के अंदर तो कहीं भी आपको r थोड़ा ना दिख रहा है, तो इसका मतलब थोड़ा सा और इसको सोल्व करना पड़ेगा। इसने क्या कहा? परिधि c। तो एक बात बताओ, परिधि क्या होती है? 2πr। बेलन जो होता है उसका नीचे का हिस्सा वृत्ताकार होता है, और उसी की परिधि की बात कर रहा है, तो 2πr की वैल्यू कितनी है? c। r यहां से निकाल लोगे तो c बटा में क्या हो गया? 2π। तो इसका मतलब r का भी आपने समाधान कर दिया। अब क्या करना? वैल्यू रखो। वैल्यू रखोगे तो पाई, फिर अगली बात r स्क्वायर, तो क्या होगा? इसका c का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, गुणा में ऊंचाई क्या है भाई? 4c। रखते गए, पाई से पाई कटा, 4 से 4 कटा, तो क्या आ गया? c क्यूब अपोन में पाई। तो यहां से जो ऑप्शन बी है अपना, वो क्या हो गया? करेक्ट। क्लियर? कोई तनाव नहीं लेना है। अपना उद्देश्य ये है कि अपने पास टाइम की बहुत ज्यादा मारामारी नहीं होती है रेलवे के एग्जाम में। मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं आपको हर वो चीज बताऊं जिससे आपका टाइम भी बचे, और एक एटलीस्ट अपने पास ये तरीका होना चाहिए कि कुछ भी नहीं आ रहा है तो कम से कम सवाल तो सोल्व हो, भले ही उसमें 10 सेकंड 20 सेकंड ज्यादा लग जाए, लेकिन अपना सवाल सोल्व होना चाहिए। सवाल नंबर 53 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53। लैंग्वेज को रीड करो भाई पहले तो। और आपको कोई भी इश्यू लगता है किसी भी टाइप का, तो जैसे ये क्लास आपकी कंप्लीट होती है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दिया करें कि सर ये इस टाइप का इश्यू है। जैसे कल पिछली 2-3 क्लासों का मैंने ऑब्जर्व किया कि सर हम लोग रेलवे के बच्चे हैं, तो आप ऐसा करो कि हर जो सवाल करवाते हो उसके साथ फॉर्मूला फिर से लिख दिया करो। आपका टाइम किल नहीं हो, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन हमारे वो चीजें हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो ऐसे आपके कोई भी सुझाव चलते हैं लैंग्वेज को लेकर, पढ़ाने की स्पीड को लेकर, समझाने को लेकर, कमेंट किया करें। वीडियो ठीक लगता है तो भी कमेंट करें, उसमें क्यों कंजूसी करते हो भाई? कम से कम टीचर को ये तो आइडिया रहे कि चलो जो भी काम कर रहा है वो सही डायरेक्शन में कर रहा है, इससे बहुत सारे बच्चों का भला होगा। जो भी सजेशन है वो भी कमेंट किया करें। क्लास कैसी लगती है आपको ये भी कमेंट किया करें। देखना जरा 53 में क्या कहा कि एक लंब बेलन के आधार की त्रिज्या और वक्र सतह का क्षेत्रफल क्रमशः r यूनिट और 4πrh वर्ग यूनिट है। बेलन की ऊंचाई क्या है? अब थोड़ा सा मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं असल में डायग्राम बना करके, जिससे बात आसानी से समझ आ जाए। एक तो देखो इसने क्या कहा कि ये जो त्रिज्या है ये कितनी है? r। क्लियर? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना बताया इसने? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसने बताया 4πrh। ठीक है। अब पहली बात, कुछ बच्चे कहेंगे सर 2πrh होता है। अरे भाई 2πrh होता होगा, लेकिन मुद्दा ये है कि उसने ये थोड़ी ना कहा है ये h इसकी ऊंचाई है। अगर इसकी ऊंचाई h होती तो आप इसे क्या कहते कि बिल्कुल 2πrh होता है। क्लियर? क्या उसने कहा ये ऊंचाई h है? तो एक तो ये विवाद में नहीं फंसना। कई बच्चे क्या है, कलाकार होते हैं, वो सोच लेते हैं अच्छा ये एग्जामिनर है इसने तो गलत लिख दिया, 4πrh थोड़ा ना लिखना था, 2πrh लिखना। एक मुझे कॉमन सेंस लगा के बताओ, अगर वो 2πrh लिख ही देता तो आपसे क्या पूछना था? उसे कुछ नहीं पूछना था, आप कहते हाइट h है। तो अगर आप ऐसा दिमाग लगा रहे हैं तो आप सीधे सीधे रिजिड हो गए इस बात को लेकर, तो फिर आपका ऑप्शन सी सही हो गया आपके हिसाब से कि 2πrh होना चाहिए था, ऊंचाई h होती है। नहीं, उसने ये थोड़ी ना कहा कि ऊंचाई इसकी h है, ऊंचाई कुछ और होगी, x मान ली। अब मुझे एक बात बताओ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? 2π, त्रिज्या r गुणा में ऊंचाई आपकी x लिखा जाएगा, और किसके बराबर है? 4πrh के। पाई से पाई कैंसिल आउट, r से r कैंसिल आउट, x की वैल्यू देखना, ये काटोगे 2 इससे कट जाएगा 2 बार, क्या रिजल्ट आ गया? x की वैल्यू जो है यहां से निकल के आ गई 2h के बराबर। क्लियर है? तो ये आपको यहां पर सुधार करना था कि इसकी जो असल में हाइट है वो क्या है। फिर से एक बात को समझ लो, 4πrh उसने ये पूरा का पूरा एरिया दिया है। क्लियर? इसने क्या कहा यहां पर 4πrh जो है इसकी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो वैल्यू है। अब आप ऊंचाई आपसे पूछी गई है तो ऊंचाई को आपने क्या माना? x माना। क्लियर? आप क्या लिखोगे? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या कर्व्ड सरफेस एरिया
2 पाई आर इंटू में एच लिखा। इसको बराबर किसके लिखना है, 4 पाई आर एच के। पाई और आर तो सीधे सीधे कट गया, 2 से फिर काटोगे यहां पर 2 बार, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 2h। और आपने क्या माना था बेलन की ऊंचाई को, x। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। स्टार इसलिए लगा लेना कि यहां बच्चा क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाता है कि वो जो इस चीज को समझ रहा है वो सही है या नहीं है। तो रीजन मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करो। देखो अगले सवाल में क्या कहा, किसी शंकु की ऊंचाई, हाइट तथा व्यास का अनुपात, जो डायमीटर है उसका रेशियो 3:2 है। आयतन आपको बताया है कितना, 1078 सेंटीमीटर क्यूब ऊंचाई आपको निकालनी है। देखो एक तरीका तो ये हो सकता है कि भाई इसको समझना है तो डायग्राम से समझ लो। ये ऊंचाई और ये आपके पास ऊंचाई इसने कितनी बताई भाई, 3, क्लियर। और त्रिज्या कितनी हो गई, व्यास 2 है तो त्रिज्या कितनी हो गई, 1 हो गई, क्लियर। आयतन क्या लिखते हो भाई, आयतन आप लिखते हो 1/3, पाई की जगह मैं लिख लेता हूं 22/7 क्योंकि हमें सोल्व करना पड़ेगा। 1/3 पाई आर इंटू में एच, r²h। एक बात मैंने कही थी कि जब भी दो रेशियो की वैल्यूज आपस में गुणा होती है, ठीक है। वैसे तो मैंने रेशियो चैप्टर पढ़ा रखा है बहुत डिटेल में, वहां एक्सप्लेन भी किया था, लेकिन वो मेनली बच्चे वो देखते हैं जो एसएससी के हैं, बैंक पीओ के हैं, या उनको ये है कि भाई एक जॉब लग जाए उसके बाद दूसरी जॉब की तैयारी करेंगे तो ये एग्जाम होगी, तो उसी हिसाब से मैथ्स पढ़ लेते हैं स्टार्टिंग से। तो वहां मैंने इस बात को एक्सप्लेन भी किया था विद रीजन, एग्जाम्पल भी लिया था कि देखो ऐसे ऐसे करते हैं तो ये संभावना क्रिएट होती है। और 100% इससे सवाल गलत ही होता है अगर आप इन रेशियोज को सीधे सीधे गुणा करते हैं। तो वहां क्या समझाया था, जब भी कभी रेशियो अगर आपके मल्टीप्लाई में आ जाते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए उनके साथ x को इन्वॉल्व कर दे। तो ये आपका 1x हो गया, ये आपका 3x हो गया। इनको जब जोड़ा जाता है या घटाया जाता है वहां पर नीड नहीं होती मल्टीप्लाई की, क्योंकि वो सीधे सीधे कंपेरिजन हो जाता है। तो 1/3 पाई r² कितना भाई, त्रिज्या, x², ऊंचाई कितनी, 3x। रिप्रेजेंट किसको करता है भाई, रिप्रेजेंट करता है 1078 को। सोल्व करें, 22 की टेबल आती होगी, 22 से कट तो रहा ना, 22 एक मिनट, 22 से तो बड़ा हो जाएगा, 2 से काट लेते हैं, 22 5 110, ठीक है। 11 से काट लेते हैं, 11 गुणा 9 99, 8 बचा, 11 8 आपका 88 लिखा जा सकता है। फिर देखना 9 8 17, 2 से आप इसको काट सकते हो, 2 से काटोगे तो 4 बार और ये 9 बार, ये आपका 3 से कट गया। x² बराबर, देखो ये 7 है, ये 49 है। 49 क्या है, 7 गुणा 7, क्योंकि आपका यहां पर ये गलत लिख दिया, x² इंटू x क्या बना, x³। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये 7 इसके गुणा में जाएगा, ये क्या है 7 गुणा 7 इसको मानो, क्योंकि क्यूब के फॉर्मेट में लाना जरूरी है। तो यहां आपने लिखा 7 का क्यूब। जैसे ही आप इसका क्यूब रूट करेंगे तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 7। क्यूब से क्यूब कट गया। या फिर तुलना कर दो भाई, पावर सेम है, चीजें भी बराबर हैं, तो जो आधार की वैल्यू यहां है वो की वो यहां होती है। आपसे पूछा क्या था भाई, आपसे पूछा था इसकी ऊंचाई क्या होगी। ऊंचाई क्या है, 3x। 7 की वैल्यू यहां रख दो, 7 गुणा 3, अपना रिजल्ट क्या आ गया, 21। क्लियर है। क्या करना था, जरूरी बात, जब भी कभी रेशियो की वैल्यूज होती हैं उनको आपस में गुणा करना पड़ता है तो उनके साथ x ले लिया करें। x अगर आप नहीं लेंगे, इस सवाल को सोल्व करके देख लेना अपने हिसाब से, x नहीं लोगे 100% आपका सवाल गलत होगा। हाँ, अनुपातों को जब भी जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, वहां पर इन चीजों की नीड नहीं होती है, सेम ही रिजल्ट आते हैं, चाहे आप x लो या आप x मत लो। लेकिन यहां x लेना है, x आपने लिया, रेडियस की वैल्यू रखी, ऊंचाई रखी, इसको अपने हिसाब से कैंसिल आउट कर दो। आपको पता है कि आपकी एग्जाम में हमेशा ही ऑलमोस्ट केसेस में ये मान के चलो, या 99% केस में ये मान के चलो, रिजल्ट्स विल बी इन परफेक्ट फॉर्म। रिजल्ट जो होंगे वो क्या होंगे, पर्टिकुलर वैल्यू होंगे, ठीक। तो इसका मतलब ये सोल्व होगा। थोड़ा सा ब्रेक करके इसको लिख लिया 7 का क्यूब, h की वैल्यू यहां से 21 आ गई। चलो भाई, सवाल नंबर 55 की बात कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 55।
सवाल नंबर 55, ठीक है। और आपको प्रयास ये करना है कि डायग्राम अगर आप हटा सकते हो तो हटा दो। रीजन ये है कि एक डायग्राम बनाते हो 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, कई बार इससे ज्यादा भी टाइम लग जाता है। तो कोशिश करें कि डायग्राम हटा करके प्रैक्टिस करने का प्रयास करें कि डायग्राम ना बनाना पड़े। और आपको ये लगता है कि नहीं बात नहीं बनेगी, तो फिर तो देखो डायग्राम बनाना तो पड़ेगा ही, जिससे अपना सवाल तो सोल्व हो। 55 में क्या कहा कि दो शंकु हैं अपने पास, दो शंकुओं के आयतन का अनुपात 4:1 है। उनके जो व्यास हैं, जो इनके डायमीटर हैं, उनका अनुपात कितना है? 5:4। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करें। देखो आयतन पहले शंकु का आप लिखेंगे वॉल्यूम 1 में वॉल्यूम 2 लिखा जाएगा। आयतन क्या होगा भाई? 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसका आयतन भी क्या लिखोगे? ये चीज मैं इक्वल नहीं लगा रहा हूं, ये बता रही है कि ये चीज, या फिर ऐसा कर दो, ये आयतन पहला, ये आयतन आपका दूसरा। नीचे भी क्या लिखोगे? 1/3 पाई त्रिज्या। अब मुझे एक छोटी सी बात आप बताना कि इनके व्यास का जो अनुपात है वो 5:4 है, तो त्रिज्या का क्या होगा? तो त्रिज्या का भी जो अनुपात है इनकी का, वो कितना होगा? 5:4। क्या एक्सप्लेन करें? नहीं, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। रीजन, पीछे जब सेशन आया था 2 जगह ये बात काम में ली थी हमने, दोनों जगह एकदम लिख करके इस बात को मैंने एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपका सिंसियरिटी का ये लेवल नहीं है कि आप चीजों को बीच बीच से देखते हैं, तो ये मान के चलें कि वास्तु सर आपको नहीं पढ़ा सकते, या वास्तु सर आपके लिए बने ही नहीं है अगर आप में सिंसियरिटी नहीं है। तो वहां से आप इन चीजों को देख लेना, वहां मैंने आपको एक एक करके बात एक्सप्लेन की थी। क्लियर है? वापस से करेंगे वो का वो टाइम अपना किल होगा। तो बेटर ये है कि जो अनुपात डायमीटर का होता है वही रेडियस का होता है। तो बेटर क्या रहेगा भाई? पहले की रेडियस कितनी? 5, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर क्या लिख लो भाई? यहां पर 25, ठीक है। और इधर नीचे 4 का स्क्वायर कितना आ गया? 16। कुछ बच्चे कहेंगे सर यहां भी तो त्रिज्या का त्रिज्या से गुणा हो रहा है, तो x क्यों नहीं लिया? देखो अगर त्रिज्या को 5x लेते तो ये 25x स्क्वायर, और इसको 4x लेते तो 4x स्क्वायर, तो ये आपस में वैसे भी कट जाता है, ठीक है। तो जो प्योर मल्टीप्लाई होता है उसी में इस चीज का ध्यान रखना है, बाकी कोई समस्या पैदा नहीं होगी। अगर आप 5x 4x ले भी लेंगे तो ये ऊपर नीचे तुरंत कट जाएगा। पहले वाले की ऊंचाई कितनी भाई? हाइट h1 मान लो, दूसरे की ऊंचाई कितनी? हाइट h2 मान लो। निकल गया। आपने क्या किया? ऊपर फॉर्मूला नीचे फॉर्मूला, और आयतन का अनुपात कितना आपका? बराबर में लिख दो। पहले वाले का आयतन 4 है तो दूसरे वाले का 1। अब देखो ये बात वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी। रीजन भाई ऊपर भी कौन है नीचे भी कौन है, तो 1/3 पाई दोनों में आएगा, कट जाएगा। सवाल आप चाहते तो यहां से स्टार्ट कर सकते थे। सोल्व करेंगे तो यहां से देखना h1 बटा में आपका h2 है, 16 आपका इधर चला जाएगा, 64 हो गया, बटा में ये आपका क्या चला जाएगा? 25। 64 डिवाइड बाई 25। आपसे पूछना क्या चाह रहा है? ये रेशियो असल में तो आंसर आ गया आपका। h1 की वैल्यू यहां पर कितनी है भाई? 64, और h2 की वैल्यू यहां पर आपके पास कितनी है? 25। तो ये सीधे सीधे आप रिजल्ट कह सकते हो, यहां से दिख रहा है ऊंचाई पहली ऊंचाई दूसरी का अनुपात 64:25। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 56 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 56, लैंग्वेज को रीड करना। सबसे पहला काम आपका यही रहता है कि तुरंत के तुरंत लैंग्वेज को आप रीड कर लिया करो। लैंग्वेज को रीड करो। थोड़ा सा ठीक सवाल है, मान सकते हैं आप इसे। देखना क्या कहा इसने? एक शंकु पानी से पूर्णतया भरा हुआ है। शंकु के आधार की त्रिज्या r, ऊंचाई h, जनरली यही मानते हैं हम लोग। इस पानी को m त्रिज्या वाले बेलनाकार पात्र में पलट दिया गया है। बेलनाकार पात्र की ऊंचाई ज्ञात करें। देखो फिर से बात को अंडरस्टैंड करना, ऐसे सवालों में आपको कोई बार बार फॉर्मूले नहीं ध्यान रखने होते। ये मान लो शंक्वाकार आपका बर्तन था, ऊपर से मान लो ये हल्का सा खुला था, पानी ऐसे डाला। अब इसमें से क्या किया भाई? इसने पानी लिया और इस पानी को इसने क्या किया? कोई बेलनाकार आपका पात्र था, सिलेंड्रिकल शेप का आपके पास कोई पात्र था, उसमें इसने उलट दिया। इसकी क्या बताई इसने कि इसके बारे में इसने कहा कि इसकी जो त्रिज्या है वो r है और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है h।
क्लियर। पानी से भरा था, पानी इसमें डाल दिया, ये भी पूरा का पूरा भर गया। अब इसने क्या कहा कि इसे डाला जिसमें उसकी त्रिज्या कितनी है भाई, इसकी त्रिज्या कितनी है m लिखा। इसकी ऊंचाई क्या है, ऊंचाई तो आपसे पूछी गई है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताना, जैसे पहला या दूसरे सेशन की बात होगी ये, जब मैंने आपको कहा था कि 1 लीटर पानी की बोतल है, उसे आप 4 या 5 गिलास में खाली करते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि जो आयतन पहले बोतल में था वो ग्लासेस में चला गया है। क्लियर। तो इसका बोतल का आयतन और ये जो 4 या 5 गिलास जितनों में भी आपने पानी डाला है, इनके आयतन के बराबर होगा। यहां पर क्या हुआ, पानी था, इसमें पानी आपने इसमें डाल दिया, पानी की जस्ट क्या हुई, पहले इस आकृति में था पानी, फिर इस आकृति में चला गया। तो ऐसे केसेस में हमेशा ही क्या होता है, पानी थोड़ा ना बदल गया। अभी एक कॉमन सेंस और लगाना, मान लो ये 5 लीटर पानी था, आपने इसमें डाला और ये 4 लीटर हो गया, ऐसा संभव है? या ये 6 लीटर हो गया, नहीं संभव। तो इसका मतलब ये है, अगर ये 5 लीटर पानी है, इससे ये पूरा का पूरा भर दिया आपने, तो ये भी 5 लीटर। ऐसे केसेस में हमेशा ही आयतन आपका समान होगा। अब मुद्दे की बात करते हैं भाई, इन सवालों को आप एग्जाम में कैसे डील करेंगे। तो सिंपल है, सबसे पहले आपने क्या देखा, शंकु, शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई, रेडियस r² इंटू में हाइट आपकी h, लिख दिया। एग्जाम की बात चल रही है, एग्जाम में चित्रकारी नहीं करनी, जितनी करनी है अपने नोट्स में करो, सवालों की प्रैक्टिस करते हो उसमें करो। ये आयतन आपका बराबर किसके होगा भाई, ये आयतन बराबर होगा सिलेंडर के। सिलेंडर का वॉल्यूम, बेस एरिया पाई r², त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या कितनी m² इनटू में क्या है h की वैल्यू तो फाइंड ही करनी है। अब देखो पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, ऊपर क्या बचा, ये m² नीचे ले आओ, ऊपर r² h अपोन में 3m² इक्वल्स टू में h। ये लो अपना रिजल्ट आ गया। तो एग्जाम में ये सवाल आपको इतना ही करना होता है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग के अंदर जो बच्चा, मान लो जिसका मैथ्स कमजोर है, वो हर एक बात को नोट करे। जो चीज समझ नहीं आ रही है, समझ में आना हमेशा ही क्वेश्चन मार्क। कोई बच्चा कहता है कि सर मेरी मैथ्स बेहतर कब होगी और मुझे कब पता चलेगा। किसी भी फॉर्मूले को, इक्वेशन को, सवाल को देख करके अगर आपकी बात क्लियर कट, आपका माइंड आपको ये कह दे कि ये मेरे को समझ आ गया है, इसको लेकर मुझे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, इसका मतलब आपकी मैथ इंप्रूव हो रही है। जैसे मैं आज की बात करूं, अगर कोई बच्चा ये कह दे कि यार ये पाई RL बताया तो था सर ने, लेकिन समझ नहीं आया, चलो रट लेते हैं, तो रटना एक समाधान हो गया भाई, छोटी सी चीज है वो। जैसी एग्जाम की तैयारी चल रही है, रेलवे है जैसे अपना, तो उसमें इससे काम चल जाएगा। लेकिन SSC का बच्चा भी इसे रटेगा, समझेगा नहीं, तो इसका मतलब उसने सिर्फ इसको रटा है, उसका वो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ जिसको लेकर हम ये कह सकें कि उसकी मैथ इंप्रूव हो रही है। तो समझना और रटना दोनों चीजें आपको समझ आ गई होंगी वैसे तो एग्जाम में इतना ही करना है। तो अपना ऑप्शन इस हिसाब से क्या बन गया था भाई, इसके अंदर ऑप्शन डी। चलो सवाल नंबर 57 की बात कर देते हैं। सवाल नंबर 57, लैंग्वेज को रीड करें पहले तो। क्वेश्चन नंबर 57 में देखना क्या कहा कि एक किसी शंक्वाकार टेंट के आधार की त्रिज्या जो है वो 12 मीटर है, ऊंचाई 9 मीटर है। टेंट को बनाने में प्रयुक्त कपड़े का मूल्य ज्ञात करें, जबकि प्रति मीटर कपड़े का मूल्य 120 रुपए है। देखना बात को कि जब भी कभी टेंट बनाया जाता है तो टेंट बनाने में देखो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि नीचे वो वाला कपड़ा नहीं लगाया जाता, किसी भी रैंडम जगह नीचे के पार्ट में कपड़ा नहीं लगता है, कपड़ा लगता है लेटरल सरफेस पर। ये एक कॉमन बात है। अब इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट नहीं करने हैं कि सर हमने तो ऐसे भी टेंट देखे हैं जिसके अंदर नीचे भी कपड़ा नहीं, नीचे दरी बिछाई जाती है, कपड़े नहीं लगाए जाते। टेंट को बनाने में सिर्फ लेटरल सरफेस जो है आपकी तिर्यक पृष्ठ जो है उसी पर कपड़ा लगाया जाता है। तो असल में आपको निकालना क्या है, सबसे पहले तो कि इस कपड़े का क्षेत्रफल कितना है। तो कपड़े का क्षेत्रफल मतलब लेटरल सरफेस एरिया, तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब जब आप ये निकालेंगे तो पाई की वैल्यू तो चलो 22/7 हो गई। त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है भाई,
त्रिज्या आपको दे दी 12, ऊंचाई कितनी, तो इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहां से आपने एक डायग्राम बनाया, आपको L की जरूरत है, तो ये वाली जो वैल्यू आपको यहां पर दिख रही है ये 12 है, ये वाली जो वैल्यू आपको यहां दिख रही है ये 9 है। 9 और 12 की वजह से आप कह सकते हैं कि जो आपकी हाइट आएगी, स्लांट हाइट आएगी सॉरी, वो कितनी होगी 15 लिखा जा सकता है। ये ट्रिपलेट का ही पार्ट होता है, तो इसका मतलब ये आपने क्या लिख दिया 15, 9-12 की वजह से 15 रिजल्ट आ गया। ये मीटर स्क्वायर में रिजल्ट आएगा। अब 1 मीटर स्क्वायर जो कपड़ा है उसकी रेट कितनी है 120। अगर 2 मीटर स्क्वायर होता तो क्या करते, 2 को 120 से गुणा करते। अगर कहता कि क्षेत्रफल 15 मीटर स्क्वायर है तो उस 15 मीटर स्क्वायर को 15 को गुणा किससे करते 120 से। ये इतने मीटर स्क्वायर है, रुपए में क्या रेट लगेगी 120 से गुणा कर दिया। क्लियर है। अब यहां से थोड़ा सा ऑब्जर्व करना कि कट नहीं रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात, एक मिस्टेक हमने यहां पर ये कर दी, इसने कह रखा है पाई की वैल्यू 3.14 है। ये स्टार मार्क कर देना भाई। स्टार मार्क इसलिए कर देना कि जैसे एसएससी का जो इतिहास है उसमें कई बार उसने ऐसा बच्चों के साथ गेम खेला है जिसमें उसने मेंशन क्या कर दिया, पाई की वैल्यू 3.14 और बच्चा 22/7 लेकर करता है। और ऑप्शन दोनों के दोनों उसने डाल दिए कि 22/7 लेगा और 3.14 लेगा, तो जो ऑप्शन है आपके वो पास पास निकल के आते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता है कि सवाल कब गलत हो गया। तो पाई उसने 3.14 कहा है, 3.14 रखना है। चलो 1 0 का गुणा करोगे तो पॉइंट यहां से हटके यहां आ जाएगा। फिर देखना जरा 15 को 12 से करते हो, 15 गुणा 2 30, 15 और 3 आपका 18, 180। 180 में इस 0 को करोगे तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। अब गुणा 18 का 12 का इसके साथ करना है, तो चलो मैं 12 के साथ पहले गुणा कर देता हूं। 12 गुणा 4 आपका 48, 12 और 4 आपका 16, 12 3 36 और 1 37। गुणा में क्या है भाई 18। 18 का पहाड़ा नहीं आता है तो फिर 8 से गुणा करके वो तरीका, 18 की टेबल आती है तो 18 गुणा 8 144 कैरी 14, 18 6 108। 108 में अगर आप 14 को ऐड करेंगे तो 122 आ जाएगा, कैरी आपकी 12। 18 7 126, 126 में आपने ऐड किया 12 तो ये 138 की वजह से अब कैरी 13। 18 3 54, 54 के अंदर ऐड करोगे तो 67, 67,824 रुपए आपका रिजल्ट आ गया, ऑप्शन डी। एक दिमाग छोटा सा ये लगा सकते थे यहां पर कि भाई जब भी कभी आप गुणा करोगे, इकाई के अंक का लॉजिक क्लियर होना चाहिए। 8 को 2 से करोगे 16 की वजह से 6, 6 को 4 से करोगे 24 की वजह से 4। इकाई का अंक संख्या का क्या आएगा 4, तो 4 इकाई का अंक कहां पर है, ऑप्शन डी में। अब ये बात देखो आपकी कब क्लियर होगी, अगर किसी बच्चे ने पढ़ रखा है तो कोई समस्या नहीं है। यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट है नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। अब ये मत कहने लग जाना कमेंट सेक्शन में कि नंबर सिस्टम अगला चैप्टर स्टार्ट कर दो। पीडीएफ दी है, 90 दिन का एक सटीक प्रोग्राम आपको दे रखा है। मेरे ख्याल से किसी भी यूट्यूब के ऊपर किसी भी चैनल पर आप चले जाओ, किसी ने भी आपको इतने सटीक तरीके से ये नहीं कहा है कि हम लोग रेलवे के सिलेबस में क्या पढ़ाएंगे, कब कब क्या पढ़ाएंगे। अब अपने मन से चल रहा है, अगर आनंद आ रहा है बच्चे को परसेंटेज में तो चलो 10 दिन परसेंटेज पढ़ा दो। अगर ये लग रहा है कि व्यूज डिक्रीज हो रहे हैं, जैसे मेंसुरेशन 3D स्टार्ट किया, बहुत कम बच्चे देखना पसंद कर रहे हैं, रीजन प्रीवियस ईयर के अंदर बहुत कम सवाल देखने को मिले थे, तो क्या करते हैं 2 दिन में खत्म करो मेंसुरेशन 3D को, जो देख ही नहीं रहा है तो उसको खत्म करो। तो हमने ऐसा काम नहीं कर रखा है। स्टडी आईक्यू ने एक कंप्लीट पैटर्न डिसाइड किया है कि ये 90 दिन होंगे, इस पार्ट की इतनी इतनी क्लासेस चलेंगी। क्लास का ड्यूरेशन ये मान के चलो 1 से सवा घंटे आपका रहेगा ही रहेगा। तो ये अगर आप घंटे काउंट करोगे तो ये 100 घंटों से भी ज्यादा निकल के आएंगे। और एक सवाल और भी ध्यान आ रहा है, किसी बच्चे ने कहा था कि सर इतने से दिनों में कैसे सिलेबस हो जाएगा। भाई आप ऐसा करो, ज्यादा नहीं तो मेरे से कम 20 दिन पढ़ लो, 20 डेज पढ़ लो, और फिर आप डिसाइड कर दो कि असल में जिस हिसाब से टीचर अपने को लेकर के चल रहा है, पीडीएफ वो अपने नोटबुक में या स्क्रीनशॉट लेकर के या अपने मोबाइल में उस पीडीएफ को सेव करके रखें, जिससे आपको आइडिया रहे कि ये चैप्टर चलने वाला है। 20 दिन पढ़ो, डिसीजन लो 20 दिन के अंदर।
मान लो कहीं और भी पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं, पैरेलल में चल रहे तो 1 घंटा आप मुझे दे दो। 20 दिन में आपको क्या कंक्लूजन निकलता है कि इस टीचर में वो दम है कि ये हमारा सिलेक्शन करवा देगा, या ये भी वही हवाबाजी वाली बात कर रहा है, पढ़ाता कम है, बात ज्यादा करता है, इधर उधर की ऐसा कर रहा है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट भैया आपका वहां क्लियर होगा। कई बार इस चीज की आपको हेल्प मिलती है। अब ऐसा नहीं है कि रेलवे के बच्चे हैं तो मैं इनको ये बात नहीं सिखाऊंगा, लेकिन उस चैप्टर में मेरे लिए इस बात को एक्सप्लेन करना आसान होगा। स्टार मार्क कर लेना, जहां भी सॉल्यूशन लिखे तो आप ये कह लेना कि यूनिट डिजिट चैप्टर पढ़ने के बाद इस सवाल को फिर से अटेम्प्ट करना है। इकाई का अंक जो चैप्टर होगा अपना नंबर सिस्टम का, वो पढ़ने के बाद आपको फिर से इस सवाल को अटेम्प्ट करना है। चलिए अभी सवाल नंबर 58 पर आ जाते हैं। 58 में क्या कहा, 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन को और 16 सेंटीमीटर गुणा 22 सेंटीमीटर आयताकार चादर से पूर्णतया ढका गया है। बेलन का आयतन देखो, ये कोई आपका बेलन है, इस बेलन की ऊंचाई कितनी है भाई, 16 सेंटीमीटर। एक आपके पास वृत्ताकार चादर है, सॉरी आयताकार आपके पास चादर है, उसकी विमाई क्या है भाई, उसकी विमाई ये हो गई 16 सेंटीमीटर गुणा 22 सेंटीमीटर। एक तो आप ऐसा मान सकते हो कि ये लगभग इसके बराबर है, तो ये 16 ले लें, ये 22 ले लें, इसको इसके चारों ओर ऐसे पलट के ढक दें। ठीक है, पूरा पूरा ढका जाएगा। कुछ बच्चे सोचेंगे सर ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम लोग, ये 22 इधर ले लें, 16 इसको इधर ले लें, फिर इसको पलट दें, तो इससे भी तो ये बनेगा। बिल्कुल ये बनेगा, लेकिन एक बात बताओ, 16 सेंटीमीटर के बाद ऊपर का हिस्सा तो खाली रह गया, जबकि इसे क्या करना है, पूर्णतया ढकना है। तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ऊंचाई है ये आपको इस आयताकार चादर में दिखनी चाहिए एज इट इज 16, ये आपकी सेम होगी। और अब आप इसको क्या पलट करके इसके चारों तरफ ढक देंगे, तो जो दूसरी भुजा आपको दिख रही है यहां पर, दूसरी भुजा कितनी है, 22। ये वाली जो भुजा है ये रोटेट होगा, सर्कल की फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है, लिखा जा सकता है। बेलन का क्या पूछा, आयतन। आयतन क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू यहां से आपको निकालनी। एक बात बताओ, ये जो वैल्यू है ये किसकी है, 2 पाई आर की। पीछे एक्सप्लेन किया था, ये पलट जाएगा, पलट करके ऐसे आ गया 2 पाई आर की। 2 पाई आर की वैल्यू 22 कब होती है, जब त्रिज्या आपकी कितनी हो, 7/2। फिर से मन में सवाल आया कि ये कहां से आया, तो टेबल आपको पहले लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन की थी। ठीक है, फिर से जरूरत नहीं है एक्सप्लेन करने की। अब मैंने आपको कहा था ना कि जिस बच्चे को टेबल आती है उसका काम आसान हो जाता है। वॉल्यूम का आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, प्लस आपको टेबल आनी चाहिए। तो कुछ कुछ सवाल ऐसे हैं जिनमें एक बच्चा फॉर्मूले के अंदर वैल्यू जितनी देर में नहीं रखता, इतनी देर में आपका रिजल्ट आ जाता है। तो सेम वो की वही बात है। वॉल्यूम मैंने क्या बताया था कि कोई भी आकृति नीचे से ऊपर तक एक जैसी है तो आयतन बेस एरिया इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। त्रिज्या जब 7/2 होती है, आधार का क्षेत्रफल स्वतंत्र बटा 2, ऊंचाई कितनी आपकी 16। 8 से गुणा किया, 8 7 56, 8 7 56 और कितना हो गया 5 61। ये लो आपका रिजल्ट हो गया। क्लियर है, इस बात को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं जो रेगुलर बेसिस पर बच्चा देख रहा है इन सेशंस को, उसी का सिलेक्शन करवाया जा सकता है। उसने इन चीजों के ऊपर, इन पर हमने मेरे ख्याल से 8-10 सवाल भी कर दिए थे। ठीक है, तो जिसने नहीं पढ़ा, जो आज ही आया वो पहला सेशन देखें, उसका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि ये क्या बवाल किया गया है यहाँ पर। ठीक, तो मेरे हिसाब से ये सवाल इतना ही था, इसमें आपको डायग्राम बनाने की कोई नीड नहीं थी, सीधे सीधे आप इसे डील करते तो भी आपका यहां से काम चल जाता। चलिए भाई सवाल नंबर 59 की बात कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, लैंग्वेज को देखना जरा। लैंग्वेज क्या कहती है कि बेलन ए तथा बी के आधार की त्रिज्या जो है वो 3:2 में है। ऊंचाई का जो अनुपात है वो क्या है, x/1 है। बेलन ए का आयतन बेलन बी के आयतन से 3 गुना है। x का मान ज्ञात करें। देखना, पहले वाले बेलन का आयतन लिख लेते हैं। पहले वाले बेलन का आयतन क्या होगा, पाई। त्रिज्या क्या होगी भाई, त्रिज्या कितनी दे रखी है यहां पर 3 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ऊंचाई कितनी है, x। दूसरे बेलन का आयतन लिखोगे तो पाई, और यहां पर त्रिज्या 2 का स्क्वायर 4 और ऊंचाई 1। अब फिर से आपका वो सवाल आएगा कि सर यहां भी तो अनुपात में है, चीजें गुणा में चल रही है,
तो आपने x साथ में क्यों नहीं लिया अलग से, या y क्यों नहीं लिया, या k क्यों नहीं लिया? एक बात बताओ, अगर आप त्रिज्या 3y और 2y ले भी लेते तो 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर हो जाता, ये 4y स्क्वायर, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाता। ठीक है, वहां जो मैंने बात बताई थी उसमें क्या था, इस बात के बराबर में अगर कोई वैल्यू होती, जैसे ये 1800 निकल के आता, बिल्कुल वहां पर आपको x साथ में इन्वॉल्व करना पड़ेगा या कोई दूसरी वैल्यू इन्वॉल्व करनी पड़ेगी, तभी सवाल सोल्व होगा। दोनों ही चीजें आयतन को बताती हैं, तो इसके अंदर आपको अलग से कुछ नहीं लेना, इक्वल इक्वल कर सकते हो। ठीक, चलो मैं इन दोनों को बैलेंस करना चाहता हूं। ठीक है, मैंने पहले का आयतन लिखा, मैंने दूसरे का लिखा, तो इसने क्या कहा, बेलन ए का आयतन बेलन बी का जो भी आयतन है आपका, उसका कितने गुना है, 3 गुना। बेलन ए का आयतन बराबर है बेलन बी के आयतन का 3 गुना। पाई से पाई आपका कट गया। x की जब आप वैल्यू निकालोगे तो ये 3 भी इससे 3 से कट रहा है, इधर 4 है, अपोन में चला गया 3, तो रिजल्ट क्या हो गया भाई, 4/3। आसान सवाल है एकदम। चलिए भाई सवाल नंबर 60 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, लैंग्वेज को रीड करें अगेन। देखो क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो इसने क्या कहा, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर का आयतन 11 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के आयतन के बराबर है, आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। तो देखो बेलन का आयतन लिखोगे तो बेलन का आयतन देखो क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर एच 22/7। त्रिज्या कितनी दे रखी है भाई, इसने त्रिज्या तो हमसे पूछ रहा है, तो इसलिए हमने क्या किया, यहां पर टेबल का सहारा नहीं लिया। त्रिज्या दी होती तो आधार का क्षेत्रफल सीधे लिख लेते। पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई कितनी, 14 सेंटीमीटर। ये जो बेलन का आयतन आपने लिखा, ये किसके बराबर, घन के आयतन के बराबर। घन की भुजा कितनी, 11। आयतन क्या होता है, 11 का क्यूब, तो 11 गुणा 11 गुणा 11 लिख लो। अगर सीधे नहीं काट पाते हैं, ऐसी समस्या अगर आती है तो देखना, ये पार्ट इससे काटा 11 से, 2 बार कट गया, 7 से काटोगे ये वाली बात, फिर 2 बार कटी। आर स्क्वायर की वैल्यू लिखोगे तो इधर 11 का स्क्वायर बटा में 2 गुणा 2 4, इसका आप कर दो अंडर रूट। आर की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 2 पावर है, 1 रह गई, 4 का अंडर रूट करोगे 2, तो रिजल्ट आपका क्या बना यहां से भी 5.5 लिखा जा सकता है। सिंपल सटीक तरीका, जो बच्चा सवाल को जितना बेहतर तरीके से पढ़ता है और उसको फिर समझता है, उसके बाद मेरे हिसाब से इनमें कोई ऐसे सवाल बनते नहीं है। गिने चुने 2-3 कॉन्सेप्ट है वो सीखो और इतने में मेंसुरेशन 3D कवर हो जाएगी। खुद से बात नहीं बन रही है तो भाई टीचर जैसे जैसे सॉल्यूशन करवा रहा है उनको देखो, प्रॉपर मैनर से समझो, उनको अप्लाई करने की कोशिश करो, काम चल जाएगा। चलिए भाई सवाल नंबर जो अपना 61 है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 61 है, उसमें क्या कहा, किसी बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 6 मीटर, और उसके दोनों शीर्ष पृष्ठ क्षेत्रफलों के योग का 3 गुना। 1 मिनट, थोड़ा सा इंग्लिश में देखते हैं। द हाइट ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 6 मीटर। हाइट 6 मीटर हो गई। 3 times the sum of the area of its 2 end faces is twice the area of its curved surface। ठीक है, इंग्लिश में तो करेक्ट है। हिंदी में फिर देखते हैं, उसके दोनों शीर्ष पृष्ठों के क्षेत्रफल के योग का 3 गुना उसके तिर्यक पृष्ठ के क्षेत्रफल का 2 गुना है, आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। देखो सवाल की सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज इसने उलझा रखी है, तो मैं इस लैंग्वेज का समाधान करता हूं। इंग्लिश में तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है। फिर भी देखो ऊंचाई कितनी है भाई, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, इसके आधार की त्रिज्या बतानी है आपको। आधार की त्रिज्या आपने क्या मान ली भाई, आर मान ली। अब ये जो कह रहा है उसके दोनों शीर्ष पृष्ठ, तो इस लाइन को थोड़ा सा चेंज कर देना, उसके दोनों शीर्षों के क्षेत्रफल का योग। ठीक है, उसके दोनों शीर्षों के क्षेत्रफल का योग, दोनों वर्टेक्स हैं इसके, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, दोनों का एडिशन करोगे, 2 वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, तो उसके दोनों शीर्षों के क्षेत्रफल के योग का 3 गुना, इसका क्या कर दो भाई, 3 गुना कर दो, और ये बराबर क्या है, उसके तिर्यक पृष्ठ के क्षेत्रफल का 2 गुना। तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या लिखते हो, 2 पाई आर इंटू में एच, 6 हो गया, और इसका आपको क्या करना है, 2 गुना। ठीक है भाई,
देखो इस सवाल की थोड़ी सी एक जगह पर लैंग्वेज गड़बड़ हुई है। हिंदी पे जो बच्चे पढ़ते हैं सवाल वो सुनना। उसके दोनों शीर्षों के क्षेत्रफल के योग का 3 गुना, उसके दोनों शीर्षों के क्षेत्रफल के योग का 3 गुना, उसका जो तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका 2 गुना। ये दोनों चीजें बराबर है, आर का मान निकालना है। देखना 2 पाई से 2 पाई कट गया, 3 से जब आप काटोगे तो यहां पर क्या वैल्यू आ जाएगी 2 बार, 1 आर से 1 आर कट गया, आर की वैल्यू देखना 2 गुणा में 2, यहां क्या बचा 4। ठीक है, मेरे हिसाब से डायग्राम नहीं बनाना था, सवाल में थोड़ी सी लैंग्वेज को लेकर क्लिष्टता आ गई है तो वो करेक्ट कर देना। इंग्लिश में करेक्ट है, कोई तनाव नहीं है इंग्लिश की लैंग्वेज में। 62 को देखो, (62) में स्टार मार्क कर देना भाई। ये जनरली सवाल मैंने जब भी देखा है तो बच्चे इसको कर तो देते हैं लेकिन सोल्व करने का तरीका उनका थोड़ा सा गलत होता है। देखना, एक शंकु, अर्धगोला तथा बेलन समान आधार पर रखे हुए हैं, उनकी ऊंचाई समान है। आधार भी समान है, शंकु हो गया, अर्धगोला हो गया। ये मान लो आपके पास क्या है, एक शंकु है। ठीक है, इसके बाद अपने पास दूसरी जो आकृति है वो क्या है, अपनी अर्धगोले की। ये अपना हो गया अर्धगोला, लिखा जा सकता है, थोड़ा सा प्रॉपर बना लेते हैं। और बेलन, तीनों का आधार एक जैसा है तो इसका मतलब तीनों की त्रिज्या जो होगी वो क्या रहेगी भाई, सेम। एक बात तो यहां से ये निकल के आ गई, उनकी ऊंचाई समान है। तो बहुत सारे बच्चे देखो जो सिर्फ बुक से पढ़ते हैं उनके हिसाब से वो ये मानते हैं इसकी भी ऊंचाई है, इसकी ये वाली ऊंचाई है, लेकिन जो अर्धगोला उसकी कहां से ऊंचाई आने लग गई भाई। लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि असल में अर्धगोले की भी तो ऊंचाई होती है। आयतन आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करोगे और फिर एक एन आ जाता है गुणा में, हमेशा उसी से बनता है। कोई भी आकृति हो आपके पास उसका एक लॉजिक है, बशर्ते आपने लॉजिकली उसको पढ़ा। पहली क्लास में इस बात को डिटेल में बताया था। अब बात सुनो, इन सब की क्या ऊंचाई है उसको छोड़ो, आपको ये पता है जितनी ये बात है आर उतनी की उतनी ये रहेगी, क्योंकि त्रिज्या और यहां भी ये त्रिज्या की तरह भी काम करेगा। तो असल में ये आर क्या है, ये गोले की त्रिज्या भी है और ये अर्धगोले की त्रिज्या भी है और ये इसकी ऊंचाई भी है, लिखा जा सकता है। उनकी ऊंचाइयां भी समान है, इसका मतलब इसकी ऊंचाई भी क्या होगी आर और इसकी ऊंचाई भी क्या होगी आर। मैंने जो जनरली एक्सप्लेनेशन देखा है ऑफलाइन के अंदर, बच्चे को जब पहली बार दिया जाता है इस टाइप का कोई सवाल तो उसमें क्या करता है, इसको एक एक मान लेता है, इनको भी एक एक मान लेता है। उसे रीजन ये नहीं पता होता कि कहां से आया क्या आया, बस उसको ये वैल्यू रखनी होती है, सबको एक जैसा रखता है। तो आपको मैंने रीजन बता दिया, ऊंचाई यहां से निकली है और वो दोनों के बराबर यहां एडजस्ट हुई है। ठीक, चलो बाकी इस सवाल में कुछ खास नहीं था। आयतन का अनुपात लिखना है, तो देखो इसका आयतन क्या लिखोगे, 1/3 आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई आर। फिर देखना इसका आयतन क्या लिखोगे भाई, 2/3 पाई आर क्यूब, और इसका आयतन क्या लिखोगे आप, पाई आर स्क्वायर इंटू में आर। आर क्यूब पाई आर क्यूब, पाई आपस में कट गया तो पूरे को किससे गुणा कर दो भाई, 3 से। तो ये क्या बचेगा 1, ये क्या बचेगा 2 और ये क्या आ जाएगा 3। 3 से 3 कट गया, यहां पर 2 बच गया, ये 1 था, 3 से गुणा किया। ठीक है, मेरे हिसाब से एग्जाम में इस सवाल को डील करने का तरीका बस इतना सही था। आपको भी पता है ऊंचाई वाली बात क्लियर हो गई, आर और एच सेम, पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब ऑटोमेटिक कट जाता। तो आप एग्जाम में सिर्फ इतना सा लिखते, पहले में 1/3, दूसरे में 2/3, तीसरे में 1, 3 से गुणा करते रिजल्ट आता। डायग्राम जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, एग्जाम में कभी भी आप इन चीजों की ट्राई नहीं करेंगे कि चित्रकारी वहां पर कर रहे हैं। तो इस सवाल का लॉजिक ये था। चलिए भाई, और आजकल शेयर क्यों नहीं कर रहे भाई क्लासेस को, मन उब गया क्या आपका? और ग्रुप पर डिमांड्स इतनी बढ़ती जाती है, ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो। तो यार आप एक सिंपल सी बात बताओ, आप क्लासेस को शेयर कर नहीं रहे हैं। क्लास जब अपनी चलती रहती है उसमें मुश्किल से 60-70 बच्चे देखते हैं, रेलवे की जो क्लास चल रही है उसमें। तो इन क्लासेस को अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो क्या टीचर का भी मनोबल ऐसा सा ही हो जाता है, वो सोचता है कि यार कुछ ना कुछ गलत ही पढ़ा रहे होंगे, बच्चे को रिलेवेंट नहीं पढ़ा रहे, इस वजह से अपनी क्लासेस नहीं देख रहा है। तो फिर धीरे धीरे क्या करता है टीचर, एक लाइन के ऊपर चल रहा है, काफी टाइम तक ईमानदारी से मेहनत करता है, फिर उसे ये पता चल जाता है
कि यार इन चीजों से कोई फायदा नहीं होता, आप सिलेक्शन ओरिएंटेड पढ़ाएंगे आपको बच्चे बहुत कम देखेंगे। और जब आप हवाबाजी करेंगे हर सवाल के साथ, देखो ऐसी ट्रिक पढ़ाऊंगा आपको कि यूट्यूब पर किसी ने नहीं पढ़ा रखी, बिल्कुल मैंने ऐसी बात बताई है आपको। अब कहीं शायद ही आप मुझे ऐसा कोई चैनल दिखा दो जो ये कहता हो कि वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट भी है, कोई नहीं कहता। लेकिन इसी की अगर मैं पैकिंग शानदार करने की कोशिश करता कि देखो आज ऐसी चीज पढ़ाऊंगा आपने अपने जीवन के अंदर नहीं पढ़ी होगी, कि बड़े बड़े धुरंधर हैं उन्होंने भी नहीं पढ़ी होगी, उन्होंने भी नहीं पढ़ा रखी है, ये कॉन्सेप्ट होता है। टेबल वाली बात कौन बताता है? कोई नहीं बताता, किसी को कोई लेना देना नहीं है। सब वही 22/7 7 × 7 लिखोगे, क्षेत्रफल 7 से 60 कटा 22 × 7 154। तो मुद्दा ये होता है कि टीचर एक काफी लंबे टाइम तक मेरे हिसाब से ये है कि वो ईमानदारी से काम करने की कोशिश करता है, वो सिलेक्शन ओरिएंटेड पढ़ाने की भी कोशिश करता है। लेकिन मुद्दा ये हो गया कि धीरे धीरे पता चला उसे कि कोई देखना पसंद ही नहीं कर रहा है। फिर टीचर भी ये सोच लेता है कि यार कोई देख रहा ही नहीं है, तो उसी ढर्रे पर शुरू करते हैं, चीखना चिल्लाना शुरू करते हैं। हर सवाल को 5 सेकंड में करेंगे, इस सवाल को ऐसे उड़ा देंगे, इसको ऑप्शन पढ़ते ही सॉल्यूशन कर देंगे। वो अट्रैक्टिव लगता है, हालांकि वो मुझे पता है, मैंने फेस कर रखा है। इवन मैंने आपको अपने रोल नंबर भी बताए थे, बहुत सारे बच्चों ने देखे भी होंगे, सीजीएल 2014 की पीडीएफ पड़ी है सीजीएल की एसएससी की वेबसाइट पर। तो रीजन मैं आपको ये कह रहा हूं कि मेरा ये नहीं कहने का मतलब है कि कोई कैसा पढ़ा रहा है, ठीक है। मेरा इतना कहने का मतलब है कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं जो इस चीज की तैयारी कर रहे हैं, अभी तो 2.5 करोड़ फॉर्म डले हैं, तो आप उनको एक बार सजेस्ट करें कि सर की क्लास चल रही है, 8-10 दिन इसको कम से कम देखें, ठीक है। अगर उनके बाद उनको ये लगे कि नई बात है, कोई बात नहीं, हम लोग वो 5 सेकंड में ही सवाल को उड़ाएंगे, तो उनको जाने दो। लेकिन मुद्दा ये हो रखा है कि जो चीज गलत चल रही है उसके अंदर आप पूरा का पूरा अपनी जी जान झोंक रहे हैं, और जहां पर एकदम रिलेवेंट आपको पढ़ाया जाता है वहां पर क्या हो रहा है कि कोई बात नहीं, ठीक है चलने दो यार, अपने को तो कंटेंट मिल ही रहा है। तो मुद्दा ये है, जो शिक्षक की ये भी जिम्मेदारी होती है गलत को गलत कहना और सही को सही कहना। तो इसलिए मैंने अपनी बात रखी है कि इन चीज क्लासेस को थोड़ा सा शेयर करें। बाकी 90 डेज की क्लासेस स्टार्ट कर दी, इसका मतलब 90 डेज आपको पढ़ाया जाएगा। भले ही स्ट्रीम पर 50 बच्चे आए, भले ही 5 बच्चे आए, भले ही आपके 500 बच्चे आए, ठीक है। हाँ, लेकिन जो मैंने शर्त कही थी आपको कंटेंट की प्रैक्टिस की, उसके साथ मैंने आपको ये कहा था कि अगर आप लोग इनको शेयर करेंगे, ज्यादा वॉच आएगी, तो उस केस में मैं आपको कंटेंट भी खुद की तरफ से टाइप करवा करके दे दूंगा कि ये सवाल प्रैक्टिस कर दो, इससे आपका और भला हो जाएगा। सवाल ये भी आपको मिल जाएंगे, करवा मैं रहा हूं एक का सॉल्यूशन, कॉन्सेप्ट भी आपको बता रहा हूं, इससे अलावा भी आपको सवाल मिल जाएंगे। तो ये आपके ऊपर है। चलिए भाई 63 की बात करें तो इसने क्या कहा, किसी समान व्यास तथा ऊंचाई के बेलन का आयतन A और समान त्रिज्या की गेंद का आयतन B है, ठीक है। तो इसने क्या कहा, इफ A डिनोट्स द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ सेम हाइट एज इट्स डायमीटर। देखो डील कर लेते हैं, बेलन का आयतन, बेलन के बारे में इसने क्या बात कही, इसने कही इसका जो व्यास है वही इसकी ऊंचाई है। तो त्रिज्या अगर मैं इसकी R मानता हूं, त्रिज्या R मानता हूं, व्यास 2R होगा, ऊंचाई भी क्या होगी 2R होगी। क्या कहा, व्यास या डायमीटर के बराबर इसकी हाइट है। और इसी त्रिज्या की आपके पास एक गेंद है जिसका आयतन क्या आपका B। गेंद की त्रिज्या कितनी है भाई R। तो एक बात बताओ, पहले का आयतन उसने A कहा, दूसरे का आयतन उसने B कहा। पहले का आयतन क्या लिखोगे भाई, बेलन है तो πr² इंटू में h, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। और इसका जब आयतन लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा, 4/3 πr³। r 2 बार और एक 3 बार, 3 बार से 3 बार कट गया, पाई से पाई कट गया, ये 2 इससे कटेगा। अब देखना ये 3 डिवीजन के डिवीजन में है, ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे का नीचे मेंटेन रहेगा। तो यहां से जो आपका रिजल्ट होगा वो क्या बनेगा भाई, 3/2 लिखा जा सकता है। चलो एक थोड़ा सा सवाल का और लेवल बढ़ाते हैं, कोशिश करना समझने की, समझ जाओगे वैसे तो अगर सिंसियरली इन चीजों को आप देख रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं और एक बार खुद से भी करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो सवाल की लैंग्वेज को रीड करो कि एक्चुअल में ये क्या कहना चाह रहा है आपसे। तो आपने यहां पर क्या देखा कि 2 R1 तथा R2 त्रिज्या वाले तथा बराबर ऊंचाई के, त्रिज्या क्या है इनकी R1 R2, ऊंचाई दोनों की बराबर है, शंकुओं को पिघलाया गया है, एक कैपिटल R त्रिज्या वाले ठोस गोले के रूप में परिवर्तित किया गया शंकुओं की ऊंचाई। एक सिंपल सी बात बताओ, यही तो किया इसने कि एक शंकु ये वाला है, दूसरा शंकु कुछ इस टाइप का सा होगा, ठीक है,
दूसरा शंकु या इस पार्ट को हटा देता हूं, ये शंकु दोनों को पिघला करके किस में कन्वर्ट कर दिया भाई, एक गेंद में। क्लियर। त्रिज्या r1, त्रिज्या r2, त्रिज्या r, ऊंचाई इसकी भी h है और इसकी भी h है। एक बात बताओ, दोनों का जब आप आयतन ऐड करेंगे, पीछे लॉजिक भी बताया था ना मैंने, इसका आयतन जोड़ करके उसका बनेगा वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, लिखा जा सकता है। इन दोनों के वॉल्यूम में क्या आएगा, 1/3 पाई आएगा। त्रिज्या r1 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर, ऊंचाई क्या h, तो 1/3 पाई s तो आएगा ही आएगा, उसको कॉमन ले लिया, r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर, या ऐसे समझो 1/3 पाई r1 स्क्वायर h है, 1/3 पाई r2 स्क्वायर h, दोनों में एक साथ मैंने ये बात कॉमन ले ली। एग्जाम में कोशिश यही करना, ऐसे ही कर दे जाओ। जो बॉल है उसका वॉल्यूम 4/3 पाई, रेडियस कितनी है भाई, कैपिटल R का क्यूब, पाई/3 से पाई/3 कट गया। हाइट की जो वैल्यू आई वो देखना, राइट साइड में अपने पास है 4r3, डिवीजन में r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। तो बड़ी आसान बात है। किया क्या, दोनों के आयतन को जोड़ करके तीसरे के बराबर रखा, ये पार्ट कॉमन आ रहा था, कट गया। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आयतन इसका अलग लिखो, इसका अलग लिख दो, उससे सोल्व कर दोगे तो भी काम चल जाएगा। 65 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 65, लैंग्वेज को रीड करो भाई। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहा, एक अर्धगोले और एक शंकु के आधार बराबर है, मतलब रेडियस इनकी क्या होगी, सेम होगी, उनकी ऊंचाई भी बराबर है, तो इनकी हाइट भी क्या होगी, बराबर। अब सिंपल सी बात बताना, ये आपका क्या है, अर्धगोला हेमिस्फीयर, इसकी रेडियस कितनी है भाई, r, और इसकी हाइट भी क्या होती है, r ही होती है। कोण की बात करोगे तो कोण का जब आप डायग्राम बनाओगे, कोण ही है ना, इसकी रेडियस कितनी, r लिखोगे, हाइट भी इसकी क्या हो जाएगी, r। क्लियर। अब आपको क्या कह रहा है, इनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ इसका तो आसान है, ये वाला पीछे बताया जा चुका है, ये कितना होगा, 2πr²। रीजन क्या है, पूरे का 3πr² होता है, नीचे वाले को काउंट नहीं करना है, तो वक्र पृष्ठ तो इसका ये होगा, कर्व सरफेस एरिया। इसका और इसका क्या लिखोगे, तो इसका क्या लिखा जाता है, πr और l कहां से आओगे, देखो r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर अंडर रूट करोगे, अंडर रूट में 2r² और इसको लिख सकते हो r√2, तो ये वैल्यू क्या आ गई यहां से, स्लांट हाइट r√2, r² से r², पाई से पाई कट गया, तो रेशियो क्या आया, 2:√2 निकल के आ गया। अब ऐसा ऑप्शन नहीं दिखा आपको, ऐसा ऑप्शन नहीं दिखा तो एक बात बताओ, दोनों में क्या मैं अंडर√2 का भाग दे सकता हूं, संभव है ना ऐसा, या फिर ऐसा कर लो भाई, बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे कुछ तो ऐसा कर लो, 2 को क्या लिख सकते हो, अंडर√2 को अंडर√2 से गुणा किया, ये इससे कट गया, रेशियो क्या आ गया, √2:1। जिस बच्चे को ये वाली अंडरस्टैंडिंग है वो बिना डायग्राम बनाए इसको सीधे सीधे भी डील कर सकता है। तो चलिए भाई, आज के सेशन में अपने इतने ही सवाल रहेंगे। 15 हमने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा हमने क्या किया है, सिलेंडर और कोन की जितनी भी थ्योरी और इसके कॉन्सेप्ट थे जो आपको आने चाहिए वो सारे के सारे कवर कर लिए हैं। आपको ये सेशंस कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, और वासु स्टडी IQ नाम से जो टेलीग्राम का चैनल है उसको ज्वाइन करें, जो स्टार्टिंग में मैंने सारी बात एक्सप्लेन भी की थी। वहां आपको PDF नोट्स, एग्जाम रिलेटेड कंटेंट वो मिलेगा। वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप नाम से ग्रुप बना रखा है, शायद ही मेरे ख्याल से कोई टीचर आपके सवालों का जवाब देता है। सवाल जवाब कैसे, कौन सी किताब पढ़ें, क्या ये रिलेवेंट है, इस टाइप के सवाल कैसे कर पाएंगे हम लोग, इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो आपके लिए डाउट ग्रुप बना रखा है वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप, तो आपको वहां पर आपके सवालों का रिप्लाई मिल जाता है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेशन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। किसी भी इस टाइप का कोई सजेशन आपका तो भी आप कमेंट करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।